हेलो नमस्कार, मैं सत्यपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट की बेसिक टर्म। ये अकाउंट और टैली पार्ट नंबर 3 है, यानी इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं। और आज के टॉपिक में हम जानेंगे अकाउंट की बेसिक टर्म। अकाउंट की बेसिक टर्म क्या क्या होती हैं, जैसे कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक, डेबिटर, क्रेडिटर, गुड्स, डिस्काउंट, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल और आपका लॉस नहीं आया इसमें। तो ये इन सभी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म, अकाउंट की बेसिक टर्म। बेसिक टर्म क्या होती हैं? ये अकाउंट से संबंधित कुछ रूल होते हैं, या आप इनको कोई एंट्री भी मान सकते हो। जैसे भी कैपिटल की कौन सी एंट्री होगी पहचानने के लिए, और सेल की कौन सी एंट्री होएगी, या फिर एक्सपेंस की कौन सी एंट्री होएगी, या आपको है ना कोई अकाउंट सीखने के लिए बेसिक टर्म का आना ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बेसिक टर्म है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल क्या होता है? एक व्यापारी अपने व्यापार को प्रारंभ करने में, स्टार्ट करने में जो धनराशि व्यापार के अंदर लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। यानी राम एक व्यापारी है, राम ने क्या किया, अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए 50,000 रुपये बिजनेस में लगाए हैं। तो वो 50,000 रुपये क्या है? कैपिटल है। इसकी एंट्री कैसी होती है? ऐसी होती है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। यानी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यानी जब भी स्टार्ट की बात आ रही हो, प्रारंभ की बात आ रही हो, तो वहाँ पर कैपिटल की बात हो जाएगी। तो इसकी एंट्री हमेशा बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होएगा। जब भी बिजनेस प्रारंभ करने की बात हो रही होगी, बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो रही होगी, तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट माना जाता है, जिसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट बदलती रहेगी। हाँ, व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है ना, उसका नाम नहीं आएगा। कभी आप उसका नाम रख दो या नाम लिख दो यहाँ पर। तो ये थी आपकी कैपिटल। नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? दायित्व, जिम्मेवारी। यानी आपने किसी से उधार में सामान खरीद रखा है, परचेज करके लेके आए थे आप सामान, तो आपकी जिम्मेवारी है उसको पैसे देना। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी है। भाई 10,000 रुपये उसको देने हैं, 20,000 रुपये उसको देने हैं। या आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है, तो ये लोन जो होता है ये भी आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है दायित्व, जो आपको व्यापार को चलाने के लिए जो दायित्व पूरा करने पड़ते हैं, जो लायबिलिटी पूरी करनी पड़ती है, उनकी बात हो रही है। और ये लायबिलिटी जो होती है 2 प्रकार की होती है। मेनली तो 2 प्रकार की होती तो 3-4 प्रकार की है, लेकिन इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म जो लंबे समय के लिए होती है। यदि आप किसी से पैसे उधार पे लेते हो, या सामान यदि आपने खरीदा है और आपने बोल दिया, इसकी जो समय अवधि होती है 1 साल से ज़्यादा की होती है। भाई मैं तो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद पैसे दूंगा, उसके हिसाब से उसके ऊपर ब्याज भी लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही फ्री में दे देगा आपको कोई। और जिसे आप बैंक लोन लेते हो आप, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो थोड़े समय के लिए होती है,
जैसे आपने किसी से पैसे ले लिए, बोल दिया भाई महीने में दे दूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, या सामान खरीद लिया उधार में, और आपने टाइम दिया कोई 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, तो ये होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स, एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति। अब एसेट्स क्या होता है? व्यवसाय की वह प्रत्येक वस्तु जिस पर मालिक का अधिकार होता है, ओनरशिप होती है। उसके व्यवसाय में उसने मशीनरी लगा रखी है, खरीद के लगा रखी होंगी। देखो अगर रेंट पे है कोई चीज़, वो एसेट्स नहीं काउंट होएगी। ठीक है, काउंट तो होगी लेकिन वो उसके लिए ओनरशिप नहीं है उसके पास उसकी। एसेट्स जिस पे मालिकाना अधिकार होता है वो है व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, यदि उसने वो खरीद रखी है तो। और जो एसेट्स होती है 2 प्रकार की होती है, होती तो 3-4 प्रकार की है, लेकिन मेनली तो होती है आपकी, एक तो होती है आपकी करंट एसेट्स, और एक होती है आपकी फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स जो थोड़े समय के लिए आपके पास अवेलेबल होती है या कुछ समय के पास आपके पास रहती है, जैसे कैश। आज आपके पास 10,000 रुपये हैं, क्या वो सदा के लिए 10,000 रुपये रहेंगे? वो 11 भी हो सकते हैं, और वो 7 भी हो सकते हैं, वो ख़त्म भी हो सकते हैं। या आपके पास स्टॉक है, आज 40,000 रुपये का स्टॉक है, ये स्टॉक कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें आप, या डेबिटर हो गए आपके, तो इन्हें आप करंट एसेट्स में काउंट करते हो, जैसे कैश, स्टॉक, डेबिटर आपके। फिक्स एसेट्स में क्या आता है? फिक्स एसेट्स में वो संपत्ति होती है जो व्यवसाय में लंबे समय के लिए यूज हो रही है, जैसे फर्नीचर और बिल्डिंग होगी, लैंड होगी आपकी, फर्नीचर, मशीनरी, ये चीज़ आपके फिक्स एसेट्स में आती है, जिनका यूज हम लंबे समय के लिए कर सकते हैं। एसेट्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, अब ये एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा। खर्चा किसे कहेंगे? आपने सामान खरीदा है व्यवसाय के लिए, कोई गुड्स खरीदी है, गुड्स परचेज की है आपने, तो क्या ये आपका खर्चा है? देखो, जिस गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हो, यदि आप उसको परचेज कर रहे हो तो वो आपके लिए वो परचेज है, एक्सपेंस नहीं है। ये आपने बेचने के लिए खरीदा है, तो एक्सपेंस किसे बोलते हैं? अब आप सोच रहे हो कि मशीनरी को, फर्नीचर को या बिल्डिंग को एक्सपेंस बोलते हैं, वो आपकी एसेट्स है, अभी बताया। तो फिर एक्सपेंस किसे बोलते हैं? एक्सपेंस किसे बोलते हैं? एक्सपेंस होता है व्यापार को चलाने के लिए जिन जिन सर्विसेज का आप यूज़ कर रहे हो, जिन जिन सेवाओं को आप यूज़ कर रहे हो, जैसे रेंट पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेज, रिपेयरिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इनकी बात हो रही है कि ये जो एक्सपेंस होते हैं, सॉरी, ये जो खर्चे होते हैं, इनको हम एक्सपेंस बोलते हैं। सैलरी, वेजेज, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपका कोई कैरेज भाड़ा किराया जो होता है आपका, एडवर्टाइजमेंट का, या कोई और चीज़, ठीक है, एक्स्ट्रा का खर्चा जो होता है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है? कुछ भी एंट्री हो सकती है, जैसे पेड वेजेज फॉर कैश। देखो, फॉर कैश लिखो या ना लिखो ज़रूरी नहीं है, पेड वेजेज भी लिख दिया तो भी ये कैश में ही मानी जाएगी। आगे कोई नाम लिख रहे हो, पेड वेजेज फॉर कैश टू रवि, टू पूजा, टू सीमा, ऐसे कुछ नाम पे भी कंसंट्रेट नहीं करना। यहाँ पर एक्सपेंस जो होता है वो कैश में ही पे होता है। यहाँ पर आएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 200 रुपये है, 2000 रुपये है, 2000 रुपये टू कैश क्रेडिट 2000 रुपये। तो यहाँ पर एक्सपेंस का नाम आएगा,
सपोज करो वेजिज का नाम आ रहा है, वेजिज का नाम आ रहा है तो यहाँ पर वेजिज आ जाएगा। अगर सैलरी है यहाँ पर तो सैलरी आ जाएगा, रेंट है तो रेंट आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रेड है, जो भी एक्सपेंस का नाम लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा आपको। ठीक है, ये था आपका एक्सपेंस। नेक्स्ट है इनकम। इनकम किसे बोलते हैं? आप एक व्यवसाय चला रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो या कोई सेलिंग परचेजिंग का आपका कोई व्यवसाय है, उस व्यवसाय से नेट अमाउंट आपके पास कितनी आ रही है। कोई चीज़ प्रोड्यूस करने पे, बेचने पर आपको मान लो महीने के अंत में या आप साल के अंत में लगा लो, आपके पास 10,000 रुपये अमाउंट आ रही है। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये मतलब जो नेट अमाउंट आती है उसको हम इनकम बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट अलग है, गेन अलग है। ठीक है, इस इनकम में से प्रॉफिट निकाला जाता है। कैसे? इनकम मान लो हुई आपके पास 10,000 रुपये, फिर आप जितने भी ये जो प्रोडक्ट है, मान लो कुछ प्रोडक्ट बनाया था आपने, ABC कुछ भी बनाया था। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाने में, तैयार करने में और पूरा करने में, बेचने तक जो भी एक्सपेंस इंक्लूड हुए हैं, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ का आप एक्सपेंस इसके अंदर ऐड करोगे। भाई रॉ मटेरियल 1,000 रुपये का था, ठीक है, और फिर मशीन प्रोसेस कितना था, 1,000 रुपये का मशीन प्रोसेस काउंट कर लेते हैं। सैलरी कितनी काउंट हुई, इसमें सैलरी भी ऐड कर लेते हैं, रेंट भी ऐड करेंगे। हर एक चीज़ हम अपना जितने भी एक्सपेंस है वो ऐड करते हैं इसके अंदर। सॉरी, ऐड नहीं, माइनस करते हैं, थोड़ा मिस्टेक होगी। जितने भी एक्सपेंस है हमारे, जैसे रॉ मटेरियल हो गया हमारा, हाँ अच्छा सॉरी, इनको आप ऐड करोगे और जितनी भी टोटल अमाउंट आ रही है, मान लो आपके पास 8,000 रुपये एक्सपेंस आ रहा है, सब कुछ मिलाकर 8,000 रुपये इस प्रोडक्ट को बनाने में आपका खर्चा हुआ है। चाहे वो मशीन की डेप्रिसिएशन लगा लो, आप वेजेस लगा लो, रेंट लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ आपने इसके अंदर ऐड कर लिया। और अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2,000 रुपये। तो ये आपका प्रॉफिट है। क्या है ये? प्रॉफिट है। देखो मैंने प्रॉफिट भी साथ के साथ समझा दिया। प्रॉफिट किसे कहते हैं? सामान को बेचने पर इनकम आती है और उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो घटाने पर हमारा प्रॉफिट आता है। ऐसे नहीं कह सकते मैंने अब जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक सामान खरीदा हमने 10,000 रुपये का, ठीक है, एक महीने बाद वो 12,000 रुपये का बिक गया। ठीक है, अब आप तो सीधा सीधा कह दोगे कि 2,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट है। नहीं, 2,000 रुपये प्रॉफिट नहीं है। इसमें से अभी जितने भी एक्सपेंस हैं वो माइनस किए जाएंगे, उस महीने की लागत जो है वो उसमें से घटाई जाएगी। उसके बाद अगर मान लेते हैं इस सामान को पूरा करने में या इस माल को पूरा करने में आपके 1100-1200 रुपये एक्सपेंस आ रहा है, तो ये इसमें से घटाने के बाद 800 रुपये आपके पास बचेगा, तो ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। गेन, अब गेन क्या होता है? गेन भी ऐसा लगता है जैसे प्रॉफिट ही होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आपकी सेलिंग व परचेजिंग वैल्यू या प्रोड्यूसिंग वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपने सामान कितने का प्रोड्यूस किया या कितने का परचेज किया और वो कितने का बेच दिया, उसमें से एक्सपेंस घटा के जो वैल्यू आती है उतना प्रॉफिट हो गया। लेकिन गेन जो होता है ये आपकी सेलिंग वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता या सेलिंग प्रोडक्ट पे नहीं, ये कोई आपके पास एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है और उसको आप बेच रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक बिल्डिंग, आज के टाइम में बिल्डिंग आपके पास 1 लाख रुपए की, ठीक है, कभी के टाइम में आपने 1 लाख की ली होगी और वो आज आप बेच रहे हो 1.5 लाख की। ठीक है, तो यानी 50,000 रुपये क्या और आपको यहाँ पर ये गेन है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये गेन है आपका। प्रॉफिट कहाँ निकालते हैं हम? प्रॉफिट वहाँ निकालते हैं जहाँ पर हमने सेल किया या प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट, फिर उसमें एक्सपेंस इंक्लूड करे, फिर उसको बेचा, वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। लॉस भी बता देता हूँ आप लोगों को। लॉस तो नाम से ही पता होगा लॉस क्या होता है। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है और आपकी सेलिंग अमाउंट वो नहीं आ रही है जो आपके एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं,
सपोज करो एक प्रोडक्ट बना रहे हो आप 1000 रुपये 10,000 रुपये की उस पर लागत आ रही है, और सॉरी सारा कुछ इंक्लूड करके, सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करके आपकी 12,000 रुपये उस पर लागत आ रही है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 10,000 रुपये है और वो 10,000 रुपये में आप बेच रहे हो, तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का लॉस होएगा। इसके अंदर आपने जितने भी एक्सपेंस है वो सारे काउंट कर लेने हैं पहले, ठीक है, क्योंकि लागत मूल्य इतनी आ रही है आपके पास और सेलिंग अमाउंट ये आ रही है आपके पास, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसे होता है, मैं आपको एक याद आ गया, मुझे करा रहा हूँ आपको, आपने एक सामान खरीदा 10,000 रुपये का और उसे 12 का बेच दिया, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही कराया था, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि 2,000 रुपये प्रॉफिट है ना, लग रहा होगा, लेकिन नहीं। अब हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंस, ये तो हमने परचेज किया था वैल्यू, 1 महीने बाद वो इतने का बिक रहा है, तो बिल्डिंग का रेंट जोड़ेंगे, इसके अंदर रेंट जोड़ा आपने और वेजेज जोड़ी, सैलरी जोड़ी, सारे एक्सपेंस आपने जोड़ने के बाद मान लेते हैं रेंट आपका 800 रुपये है और वेजेज आपकी 800 रुपये आ गई और सैलरी भी आपकी मान लेते हैं 800 रुपये आ गई, ठीक है। कुछ 1-2 एक्सपेंस और मान लेते हैं 100 रुपये का, तो कितना आएगा ये 24, 25, तो 2500 रुपये तो एक्सपेंस पड़ रहा है आपको, 2500 रुपये तो खर्चा पड़ रहा है इस प्रोडक्ट पे, तो ये आप इसमें जोड़ोगे 2500 रुपये, तो कितना आ रहा है इसकी वैल्यू 12,500, और बेचा कितना आपने 12,000 का, तो यहाँ पर 500 रुपये का लॉस आपको, यहाँ पर 500 रुपये का लॉस है। 10,000 का खरीदा था, 12 में बेच दिया और फिर भी लॉस हो रहा है, होता है, क्योंकि आपके बिजनेस के एक्सपेंस जो होते हैं वो आपकी सेलिंग अमाउंट से ही निकलते हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ता है उस वैल्यू का कि वो कल को इतने का बिकेगा और हमारा खर्चा इतना लग रहा है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन करनी होती है ताकि हमें लॉस ना हो, तो इसे लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है परचेज, सिंपल सा वर्ड है लेकिन फिर भी कईयों को नहीं पता होता परचेज होता क्या। परचेज खरीदना, खरीदना क्या खरीदना, अब बिल्डिंग खरीदी है, परचेज बिल्डिंग, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं। क्या बिल्डिंग जो परचेज कर रहे हैं वो हमारी परचेज नहीं है, नहीं, वो हमारी परचेज नहीं है। या कोई एसेट्स आप मशीनरी फर्नीचर खरीद रहे हो, क्या वो आपकी परचेज है, नहीं, वो हमारी परचेज नहीं है, तो फिर परचेज किसे कहेंगे। देखो, जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी गुड्स मतलब सामान का हम बिज़नेस कर रहे हैं, सपोज करो मैं एक स्टेशनरी का व्यापार हूँ, मैं पेन खरीदता हूँ, मैंने पेन खरीदे हैं 10,000 रुपये के बेचने के लिए, ठीक है, निजी प्रयोग के लिए, तो मैं 10,000 का क्या करूँगा, तो पेन जो है मेरे लिए गुड्स है और इसको ख़रीदना मेरे लिए परचेज होएगा, इसको ख़रीदना मेरे लिए परचेज होगा। यदि मैं इसको हिंदी में डेफिनेशन दूँ, परचेज उस वर्ड के लिए यूज किया जाता है जिसका व्यापारी व्यापार करता है, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। हम यदि फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है या उसके खरीदने को परचेज कहेंगे हम। और यदि हम स्टेशनरी के व्यापारी हैं, पेन पेंसिल कॉपी हमारे लिए गुड्स है और उसके खरीदने को परचेज कहेंगे। अब देखो, मैंने गुड्स भी साथ के साथ बता दिया आपको। गुड्स क्या होता है, गुड्स उस वस्तु को कहा जाता है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पेन का बिजनेस कर रहे हैं तो पेन हमारे लिए गुड्स है, फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है, किराने के हम व्यापारी हैं तो किराने का सामान हमारे लिए गुड्स है। अब गुड्स को खरीदना परचेज कहलाता है और गुड्स को बेचना सेल कहलाता है, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। मैं एक पेन का व्यापारी हूँ, मैंने ये 3 पेन खरीदे हैं बेचने के लिए, तो पहले तो ये मेरी गुड्स है, दूसरा इसका खरीदना परचेज कहलाएगा, और यदि मैं इसको कल को बेचता हूँ तो ये मेरी सेल कहलाएगी, ठीक है। ये आपकी परचेज और सेल थी। इनकी एंट्री कुछ कुछ ऐसे होती हैं, वैसे तो मैं करा चुका हूँ फिर भी करा रहा हूँ। परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज रियल अकाउंट है और कैश की बात हो रही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट देख लेना, मान लेते हैं 1,000 है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000। अब ऐसा भी हो सकता है परचेज गुड्स फॉर कैश ना हो, कुछ ऐसा हो रवि, परचेज गुड्स
फ्रॉम रवि, रवि से सामान खरीदा। यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमसे कैश नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर रवि जो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, यानी क्रेडिट में रवि को लिखा जाएगा। ऐसी सेल में होता है। नेक्स्ट है हमारी परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न, यदि आपने सामान खरीद लिया, आपने 3 पेन खरीद लिए, इनमें से एक पेन ख़राब है या किसी कारण से आपको वापस करना पड़ रहा है। नगद खरीदा होगा तो आप पैसे लेके आओगे, भाई ये पेन नहीं चलता तुम्हारा, या तो इसके बदल दूसरा दो या पैसे दे दो मेरे, ठीक है, तो आपको पैसे दे देगा। तो यदि आप ख़रीदा हुआ सामान वापस कर देते हो तो ये आपकी परचेज रिटर्न कहलाएगी। और यदि आपने सामान बेचा हो, ये 3 पेन आपने किसी को बेचे थे, उसमें से 2 पेन आपको वो वापस कर रहा है, भाई ये ले ले, मैं नहीं लेता इनको, मेरे पैसे वापस दे दे, तो ये हमारी सेल रिटर्न होएगी। ठीक है, इसकी एंट्री बता देता हूँ कैसी होती है। मान लेते हो ऐसी अमाउंट हो आपके पास, ऐसी एंट्री हो, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय राम 2000। अब यहाँ पर पहले आप देख लेना इसको, परचेज किया या सेल किया। मान लेते परचेज की थी हमने, और सॉरी बाय मतलब सेल का रखी है इसको। हमने सामान बेचा था 2000 रुपये का, इसको सॉरी बेचा कितने का था वो हमें नहीं जानना है, रिटर्न कितने का हो रहा है वो जानना है। तो हमारे पास 2000 रुपये की सेल आ रही है वापस, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। अगर देखो कैश में है, यदि ये सामान कैश में बेचा होगा आपने, फिर तो आप कैश में लिखोगे कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपये। अगर मान लो ये उधार की एंट्री है, तो यहाँ पर आप व्यक्ति का नाम लिखोगे राम अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही परचेज रिटर्न में होगा। परचेज रिटर्न मान लेते हैं यही अमाउंट, यदि परचेज की मानते हैं हम, परचेज की हैं, गुड्स रिटर्न टू राम, राम को अपने माल वापस कर दिया, ये परचेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि उधार की एंट्री है तो आएगा राम अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपये। परचेज रिटर्न तो क्रेडिट आएगा ही आएगा। अब यदि कैश में है, ये एंट्री कैश में है, तो आप कैश लिखोगे, अदरवाइज नाम लिखोगे आप। ये थी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न आपके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं, आसान सा वर्ड है स्टॉक। आपने व्यापार में कोई सामान खरीद रखा है, ठीक है, देखो इसके हिंदी में बता रहा हूँ, जो सामान बिकने से रह जाता है, जो सामान हमारे बिजनेस में बिकने से रह जाता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। मान लो आज हमारे पास सुबह 40,000 रुपये का स्टॉक था और आज 10,000 रुपये का बिक गया, तो कितना स्टॉक रह गया हमारे पास? आज शाम को कितना स्टॉक है? 30,000 का स्टॉक है। या आप ये महीने में भी निकाल सकते हो, महीने का स्टॉक कितना बचा हुआ है, ये दिन का भी निकाल सकते हो, भाई आज कितना स्टॉक है। अब मान लेते हैं ऐसा कुछ करके आपके पास 1000 रुपये का स्टॉक रह गया। आपने पूछा भाई कितना स्टॉक है? 1000 रुपये का। अब आपको पता है आपकी डेली जो परचेजिंग वैल्यू है, सेलिंग वैल्यू है, सेलिंग वैल्यू वो 40,000 50,000 रुपये की। आपको पता है कि मेरा जो काम है नहीं चलना, तो आप ऑर्डर करोगे सामान को। अगर आपको पता होगा कि मेरे पास पहले से ही 1.5 लाख का स्टॉक पड़ा है, 2 करोड़ का स्टॉक पड़ा है, तो आप क्यों ऑर्डर करोगे बेफालतू में? और यदि आपको है बस 1000 रुपये का स्टॉक रह गया, ऑर्डर करना पड़ेगा, वही परचेज़ करना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस चलेगा आपका। बेफालतू में आप परचेज नहीं करोगे, और जब स्टॉक कम रह जाएगा तब आपको परचेज करना ही पड़ेगा अगर बिजनेस चलाना है तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेबिटर। अब डेबिटर क्या होता है? डेबिटर मतलब देनदार। कई बार व्यापार में ऐसा होता है कि आपको ना सामान उधार में बेचना पड़ जाता है,
राम आया आपके पास, उसने कहा भाई मुझे सामान दे दो 10,000 रुपये का, लेकिन उधार में आपने दे दिया उसको, ठीक है। तो राम कौन है? राम डेबिटर है, लिखते हैं ना राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो डेबिटर कौन होता है? जिससे आपको पैसे लेने हैं, देनदार, देनदार डेबिटर। आगे है क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्या होता है? जैसे डेबिटर होता है ऐसे क्रेडिटर होता है। डेबिटर मतलब देनदार, उसने पैसे देने हैं आपको। क्रेडिटर मतलब लेनदार। कई बार व्यापार में ऐसा होता है कि आपको ही उधार में सामान खरीदना पड़ गया, किसी व्यक्ति से आपने उधार में सामान खरीद लिया, तो जैसे रवि से खरीदा, तो रवि कौन आपके लिए? क्रेडिटर है। रवि आपके लिए क्रेडिटर है। गुड्स मैंने बता दिया। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट्स क्या होता है भाई? छूट। कई बार आप व्यापार में छूट देते हो, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो, ट्रेड डिस्काउंट जो व्यापारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्यापारी मतलब मैंने ये पेन बेचने हैं, मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने पहले ही कह दिया भाई 20 रुपये का पेन है लिस्ट प्राइस पे, और मैं 18 रुपये का दे रहा हूँ, यानी 2 रुपये मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये 2 रुपये क्या ट्रेड डिस्काउंट है, और इसका लेखा करना ज़रूरी नहीं है, इसकी एंट्री नहीं की जाती है। घटाया तो जाता है, अभी एंट्री करके दिखाऊंगा, और लेकिन एंट्री नहीं की जाती इसकी। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब ये नगद में होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जब सामान बड़ी मात्रा में या वह नगद खरीदा जाता हो तब इस ये छूट दी जाती है। सपोज करो ये एक पेन में 18 रुपये का दे रहा था, ठीक है, चाहे उधार में खरीद रहा है चाहे नगद में खरीद रहा है। फिर किसी ने कहा मुझे कि भाई ऐसा है, मैं ये सारे पेन खरीद लूँगा जितने भी है 4-5, और रेट ठीक ठीक लगा ले। फिर हमने कहा भाई नगद पैसे देने पड़ेंगे, उसने कहा ठीक है नगद पैसे दे दूँगा। हमने कहा भाई ठीक है, आपको ना 3 रुपये की और छूट दे देंगे, इन टोटल 5 रुपये की छूट हो जाएगी। जो वो 3 रुपये हैं वो माल इकट्ठा खरीदने व नगद भुगतान करने पे दिए जा रहे हैं। अगर उधार में होगा तो ये कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अगर वो कहेगा ना मैं तो उधार में खरीदूंगा तो 18 रुपये का ही लगेगा, तो 3 रुपये नहीं माइनस होंगे। तो कैश डिस्काउंट जब सामान इकट्ठा व बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है तब इसको घटाया जाता है या तब ये दिया जाता है, और इसका लेखा करना अनिवार्य होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझो इसको आप। देखो, आपने सामान खरीदा है, परचेज गुड्स फॉर कैश ही लगा लो, 10,000 एट 10% TD ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पे आपने खरीदा 10%। तो अब आप क्या करोगे? पहले तो 10% निकालोगे, इसका निकालना आता ही होगा आप लोगों को, काट पीट के देख लेना, 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 1000 रुपये इसमें से माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 9,000 रुपये आ गया। देखो 10,000 रुपये का सामान था, लेकिन वो 10% छूट पे मिल रहा है हमें, यानी वो 10,000 का नहीं 9,000 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 9,000 रुपये का मिल रहा है। तो हम इसकी सिंपल एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये टू कैश क्रेडिट 9,000। यदि ये एंट्री उधार में होगी तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम आ जाएगा, और यदि ये एंट्री कैश में है तो कैश आ जाएगा। ये था आपका TD, जो कि सिर्फ घटाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। अब बात कर लेते हैं CD की, इसी पे देख लेते हैं चलो। या फिर ऐसा गया, देखो आपने सामान खरीदा है 10,000 के, 10% TD एंड 4% CD कैश डिस्काउंट। 10,000 रुपये का सामान, 10% तो TD पहले से ही है, 4% और मिल रहा है आपको। तो ये हमेशा नगद की एंट्री होगी भी, पहले बता दूं आपको। तो आपने पहले तो 10% निकालना है, 9,000 आ गया आपका। अब 9,000 पे भी आपने कहा यदि मैं नगद पैसे दूं और कितनी छूट दोगे तुम? उसने कहा 4% की और छूट दे देंगे हम। तो इसकी 4% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, 360, 360 आ जाएगा ना। अब 360 माइनस करोगे 9,000 में से,
तो कितना आएगा 886 इतना आएगा भाई, देखना सही है, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो आपके पास कितनी अमाउंट है। हमारे पास अमाउंट है यहाँ पर 8,640 रुपये, 360 रुपये, 9,000 रुपये और 10,000 रुपये, ये 3-4 अमाउंट है। देखो इसका तो किसी भी डिस्काउंट में एंट्री नहीं होगी, ना तो ट्रेड डिस्काउंट में एंट्री होगी, ना कैश डिस्काउंट में एंट्री होगी इसकी, ठीक है, जो लिस्ट प्राइस होता है। और अब हमारे पास 9,360 और 840 रुपया इन सभी की एंट्री होगी। कैसे होगी वो देख लो। परचेज कर रहे हो आप सामान, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का सामान परचेज किया, यहाँ पर 9,000 ही आएगा। कितना आएगा 9,000। परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 आएगा यहाँ पर। लेकिन आपने पैसे कितने पे करे हैं, पैसे तो आपने 8,640 रुपये पे करे हैं, क्योंकि 4 इतने पैसे आपने छुड़वा लिए हैं। तो यहाँ पर 2 कैश में लिखेंगे आप, 2 कैश क्रेडिट 8,640 रुपये। और बाकी ये वाली 360, ये है आपका 2 डिस्काउंट रसीव क्रेडिट 360 रुपये। तो इस प्रकार इसकी एंट्री होगी। ये आपका सीडी है 360, यानी सीडी का कैश डिस्काउंट का लेखा किया जाता है, और जो टीडी घटाया था यहाँ पर 1,000 रुपये, उसका लेखा नहीं किया जाता। आ गया समझ में। तो ये थे आपकी कुछ बेसिक टर्म, आगे भी हैं बहुत सारी बेसिक टर्म, लेकिन जैसे जैसे एंट्री आती जाएंगी आपको बेसिक टर्म क्लियर कराते जाएंगे। अभी तो बहुत सारी बेसिक टर्म रहती हैं, बैंकिंग रूल रहते हैं आप लोगों के, बैड डेब्ट्स और वो चैरिटी, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, ठीक है। तो वो जैसे जैसे एंट्री आती जाएंगी और आपको ये चीज़ कराती जाएंगे। अब आपको कल आपको जर्नल एंट्री करना सिखाएंगे, मतलब इन सभी टर्म से रिलेटेड कंबाइन एंट्री बोली जाएगी, जिसको आप लोगों को सोल्व करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।